दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसकी वजूहात हेपेटाइटिस की तशख़ीस और इसके इलाज और ख़ात्मे से मुतल्लिक़ आगाही फराहम करना है ताकि हमारे मुआशरे में शऊर पैदा किया जा सके और उसका बाइस बनने वाली वजूहात का तदारुक भी किया जा सके। तो हेपेटाइटिस दुनिया भर में बहुत एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और अगर पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त बात की जाए तो पाकिस्तान में सालाना 5 लाख अमवात का सिरा कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस से जा मिलता है और पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस सी और 50 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी का शिकार है और इस मर्ज के फैलाव की रफ्तार हैरान कुन है। यानी मुल्क भर में हर साल 5 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, ख़ासतौर पर इस बीमारी के हवाले से। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक बताया जाता है कि दुनिया भर में इस मर्ज का दूसरा बड़ा शिकार पाकिस्तान है। क्या वजह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में लोग इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं और अपनी जान की बाजी तक हार जाते हैं? क्यों अभी तक पाकिस्तान में इस बीमारी पर काबू नहीं पाया गया है? तो हेपेटाइटिस का मर्ज है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया अशरफ है, पैथोलॉजिस्ट हैं और जनाब हेपेटाइटिस के हवाले से उन्होंने बड़ी ही खिदमात सर अंजाम दी हैं और इस पर बड़ा रिसर्च वर्क भी किया है। डॉक्टर फौजिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फौजिया, सबसे पहले तो हेपेटाइटिस आज उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जा सके, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी अपनी कंट्रीब्यूशंस के हवाले से। सबसे पहले हमें बताइए कि इससे जिसकी कैंपेन थी, मैंने सुना है वो आप ही ने स्टार्ट की थी, तो उसके हवाले से सबसे पहले हमें बताइए कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थी इसमें। जी मुनीबा, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का इस प्रोग्राम में, और आपकी एक प्रोग्राम की वसातत से हम अपनी आवाम को गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं डिफरेंट वायरसेस का। और हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ वन ऑफ द वायरसेस जो कि आरएनए वायरस है और बहुत तेज़ी से वो भी अपनी हैयत चेंज करता है। और इस पे आप मेरी कंट्रीब्यूशन पूछ रही हैं। असल में मेरी पीएचडी जो है वो है, उसका टॉपिक ही ये था, हेपेटाइटिस सी वायरस। अच्छा। जो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो जिगर के ऊपर कैसे असर करता है। ओके। यानी अगर मैं उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करूं तो ऐसा है कि जीन एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं ना, जीनियाती उसका तज्जिया, जीनियाती तज्जिया एक ह्यूमन जीनोम है। जिसे आपने देखा होगा एक डिक्शनरी होती है, उसमें वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। Exactly, हाँ जी। इसी तरह एक ह्यूमन जीनोम होता है, ठीक है, कि जो हर एक इंसान के अंदर एक आपका जो जीनियाती जो आपका मुरक्कब है वो कैसे बना हुआ है, उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। ओके। अब कुछ जीन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ये कि अपना असर दिखाते हैं, और कुछ असर नहीं दिखाते। ठीक है। तो जो मेरी पीएचडी थी उसका टॉपिक था कि हेपेटाइटिस जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग ऑफ हेपेटाइटिस सी रिलेटेड लिवर डिजीज़, के जिगर पे जो असरात हैं दर्जा बदर्जा कैसे हेपेटाइटिस सी वायरस उसके ऊपर असर करता है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथों ये वाली रिसर्च कराई। अच्छा। और इसमें हेपेटाइटिस सी के जो असल पेशेंट्स थे, ओरिजिनल पेशेंट्स जो जिना हॉस्पिटल में आ रहे थे, उनका मैंने बायोप्सी ली। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ होती है। जब हेपेटाइटिस सी होता है तो उसमें अगर आप उस बायोप्सी लेंगे तो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा। कई दफ़ा जिगर इतना सुकड़ चुका होता है कि वो इतना सख्त हो जाता है पत्थर की तरह, कि बायोप्सी लेना बड़ी मुश्किल हो जाती है। ओके। तो हम एक एक पेशेंट को एडमिट करते थे डेली बेसिस पे, और उनके फिर हम बायोप्सी लेके उसका जो टिश्यू प्रिजर्व करते थे, उसकी उस बायोप्सी की हम जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग मैंने देखी, और इसके लिए माइक्रो रे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। ओके। और ये कि आपको हैरानी होगी कि 4 नोवेल जीन्स डिस्कवर किए जो इससे पहले ह्यूमन जीनोम में नहीं थे। ओके। और इसका जो था उनमें से 3 जो जीन्स थे डाउन रेगुलेट हुए, एक अप रेगुलेट हुए। दैट मीन्स कि आपको मैं उसका लुबे लुबाब कंक्लूजन बताऊं कि रिसर्च का ये था कि हमारी अपनी पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस जब अंदर आता है, कुछ लोगों में तो कोई असर नहीं छोड़ता, वो खुद ब खुद ही खुद क्लियर हो जाता है, वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। और कुछ लोगों में जिनमें वो जीन एक्सप्रेशन होता है, जिनके अंदर वो जीन होता है और वो एक्सप्रेस करता है, तो वो इतनी तेज़ी से वो खुदा न खासा जिगर के कैंसर की तरफ ले जाता है, हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट होना शुरू हो जाती है कि वो कैंसर बन जाता है और पेशेंट की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन आपने हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का इनकाद भी आपने किया था, तो उस हवाले से भी हमें बताइए। हुकूमत पंजाब का ये एक प्रोग्राम था जिसको आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर
हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था। अच्छा। ये हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम था। अब क्योंकि पंजाब की पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर की पहली PCR लैब मैंने बनाई थी यहाँ पे, और इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही राइट फ्रॉम द बिगनिंग थी। इसका मतलब ये है कि जो इसमें हम किट यूज़ कर रहे थे वो तजर्बे वाली नहीं थी, रिसर्च पर्पस वाली नहीं थी, ये ह्यूमन डायग्नोस्टिक इन विट्रो डायग्नोस्टिक वाली थी। अच्छा। इसमें जो फ़र्क है, जो हमारे पढ़े लिखे अवाम है और जो हमारे साइंस से रिलेटेड जो लोग हैं उनको पता है कि रिसर्च पर्पस वाली किट्स कौन सी होती हैं और डायग्नोस्टिक वाली कौन सी होती हैं। कर सकते हैं ज़्यादा। बिल्कुल, जो ऐसे रिजल्ट हों कि जो आप रिप्रोड्यूस कर सकें। जब आप एक दफ़ा रिजल्ट देते हैं, दोबारा आप टेस्ट करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। ठीक है। वही ऑथेंटिक होता है डायग्नोसिस के लिए। अब आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं। क्यों 28 जुलाई मना रहे हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जो नोबेल प्राइज़ विनर थे, बारूश ब्लूमबर्ग, उनकी सालगिरह होती है 28 जुलाई को, और उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस पे काम किया था। और उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इजाद किया और उसकी वैक्सीन भी बनाई। कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन। क्या बात। तो हाँ, मैं बीइंग मोलेकुलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजी पे मेरा ज़्यादा काम है, इसलिए वायरोलॉजिस्ट भी आप पिछले प्रोग्राम से हम बताते रहे। तो मेरा ये था कि जब अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया हो तो नफ़ा देने वाला इल्म, और जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जब इल्म हासिल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करें। तो मेरा जो एक जहन में था, जिस भी आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया अपने प्रोग्राम के शुरू में कि तमानियत, इत्मीनान किस चीज़ में, तो मेरा ये था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं अमेरिका से वापस आई तो मेरा इरादा था कि मैं अपनी प्राइवेट लैब बनाऊंगी। अच्छा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने आज पूछा तो मैं आपको बता रही हूँ, उस वक्त मैंने फिर इरादा चेंज किया जब मैंने रिसर्च की। जब आपने कोई काम शुरू करना होता है तो आप उसका एक पूरा रिसर्च वर्क करना पड़ता है, होमवर्क करते हैं आप। तो मैंने जब वो देखा कि यहाँ पे हमारी आवाम में हर छठा बंदा उसको हेपेटाइटिस बी या सी था। अब बी जो है वो इसकी वैक्सीन तो है, सी की वैक्सीन नहीं। वजह क्या है कि हर छठा बंदा बी या सी ये उस वक्त की बात है। उसके बाद तो 9.5% हो गया, मतलब और ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा बढ़ गया। वजह इसकी जो है ना, मुनीबा 5 किस्म के हेपेटाइटिस सी वायरसेस होते हैं। अच्छा। सॉरी, हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है। अब इसमें ए और ई जो है ये ज़्यादा फैलता है कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर से, जिसमें फुजला जात होते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के। जब वो कंज्यूम होता है किसी और हेल्दी पर्सन से, वो वायरस उसमें जाता है, और कुछ लोगों में तो वो क्लियर हो जाता है और कुछ लोगों में बीमारी छोड़ जाता है। ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन है, उसमें इतनी, क्योंकि एक्यूट कंडीशन होती है, ट्रीटमेंट होती है, ठीक हो जाता है, और वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो बी, सी और डी जो हैं, ये कंसर्न, वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दोज वायरसेस। कि जब एक वायरस जाता है अंदर, कुछ लोगों में तो ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, क्लियर हो जाता है। हमें तो हमारा फिक्र उस वक्त ज़्यादा होता है जब वायरस जाके बीमारी पैदा कर देता है और उसके बाद उसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है।